आप अपनी आंखें समझ लीजिए, खाद मिलती है यूरिया डीएपी, अभी अब क्या भी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है खाद देना। पहले कुछ 50 किलो का बोरी, पहले 5 किलो उसमें से घट गया, फिर 5 किलो घटा लिया। इस समय उत्तर प्रदेश में खाद 40 किलो मिलती है और खाद के लिए लाइन में लगाते हैं और पुलिस लाठी मारती है, और जितना वहां की सरकार के सब घोटालेबाज दलाल हैं खाद को ब्लैक मार्केट करके पैसा कमा रहे हैं, और किसान खाद के बिना उसकी फसल सूख रही है और उसकी चिंता किसी को नहीं है। तो इस पर कौन बात करेगा? इस पर हम और आप बात नहीं करेंगे कि किसान के नाम पर एकजुट होना है तो एकजुट हो जाओ, नौजवान के नाम पर एकजुट होना है तो कमेरा लोगों एकजुट हो जाओ। तुम्हें जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। यादवों को कभी कहा जाता है कि तू तो यादव हुआ, तो उनके क्या शोषण करी, तू आवा हमनी की तरफ। इसलिए मैं कहने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री होने के बाद उनका घर गंगा जल से धुलवाया गया। बताओ, अगर यादव तुम्हारी नजर में बराबर था तो उनका अपमान तुमने क्यों किया? इसका मतलब आप भले ही अपनी जाति को दूसरी जाति से ऊपर मान ले, उनकी नजर में हम और आपकी कोई औकात नहीं है। तो हमको औकात देने का काम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है, तो क्यों ना हम संविधान को लेकर के इंसान और इंसान को बराबर बनाने की लड़ाई को छेड़ दे। ये बात आपसे कहने में आपसे गुजारिश करने यहां पर आया। संविधान ने हमको बराबर का अधिकार दिया, तथागत बुद्ध ने इंसान को इंसान के बराबर बनाया, और हमको पाखंडी और अंधविश्वासी लोगों के हाथ में डाल दिया। हमारे यहाँ कबीरपंथी एक गुरु आते थे, तो उन्होंने कहा कि एगो आदमी रहे, आत्मा मर गई, दादाजी गुजर गए, तो एगो आदमी आयल और आदमी आके कहला कि दादाजी का आत्मा ऊपर कहीं हो। ये कबीरपंथी है, ये समाज में चुटकुला चलता था। तो कहला कि कैसे हुई? तो दादाजी का गोदान करके हुई। गोदान समझ रहे ना? गोदान, अगर गोदान करबा तो कोच पकड़ के बतड़ी पार कर दिया तब मुक्ति मिली, नहीं तो भटकत रही हूं भूत प्रेत बन के। एवं हमारे कवि जी हैं, कहां गए? वो कहीं नीचे बैठे हुए। उन्होंने एक दिन कविता सुनाई थी कि आदमी गए चांद पे गांव में डाइन बा। कहां है कवि जी? सुनाए थे? चले गए अरुण जी के साथ। कितनी बढ़िया कविता लगी साहब। आदमी गया चांद पे और गांव में आज भी डाइन है। तो डाइन कभी अमीर आदमी को क्यों नहीं पकड़ती है? हमारे दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में एक भूत प्रेत ना हुआ, और सोच के सही से बताइए इलाका में भूत हुआ कि ना हुआ? हम ना, अरे बाप रे, एक भूत देख के दूसरा का यूं कराला, वो ट्रांसफर होला एक भूतवा दूसरे के। अरे तो कोनो डीएमएसपी के कागज पकड़ ले, कोनो बड़ियार आदमी को पकड़ ले, गरीब को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि भूत नहीं होता, लेकिन गरीब का शोषण इतना हुआ है, अन्याय इतना हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, भूत प्रेत का ही तो सहारा उसको है। तो ओझा आएगा, नींबू काटेगा, छोड़ दे तो कहीं ना छोड़ा। ये पाखंड अंधविश्वास है। और उसमें उस आदमी ने कहा कि आत्मा ऊपर है, तो कैसे जाए? तो दादाजी के पास सब ठीक है, एगो खटिया अगर नहीं मिल जाए तो दादाजी नींद बड़ी अच्छी आवे। उनका पिता भी धार्मिक रहना, जाके तुरंत एक नई खटिया बनवा के देना, कैसे जाई खटिया? तो कई धरती पे हम अवतार है ना उनका, तू हमके देबो हम खटिया दादाजी को पहुंचा दे, जैसे गैया पहुंचा दे। ये किस्सा मैं बता रहा हूं फूले अंबेडकर पेरियार के विचारों का है। फिर तीसरी बार जब वो आदमी आया, पूछला दादाजी का आत्मा कैसे? कहे गैया से बढ़िया दूध पियलना, नई की खटिया पे बढ़िया नींद आवेले। एक दिक्कत है कि यहां से तनी सिवान जाए आवे में परेशानी होले, नई साइकिल मिल जा तब सवेरे सांझी बाजार करे चलिए। पिताजी कहना साइकिलिया कैसे जाई? तो कहा हम है ना, हम पहुंचाई, तू हमके देबा हम वहां पहुंचा दे। ये सब देख रहा था उनके घर का एक बच्चा। अगली बार जब वो आदमी आया और कहा कि दादाजी कैसे, तो उसने कहा कि बढ़िया गैया का दूध पियत हुआ, नई की खटिया पे बढ़िया नींद आवेले, और रोज नई की साइकिलिया से सुबह शाम जाला। तुरंत वो बच्चा बोल पड़ा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है पापा, हमारी भेजी गाय, हमारी भेजी साइकिल और हमारा भेजा खटिया बाबा दादा को नहीं मिलेगी। वो आदमी गुस्सा के कहा कैसे तुमको पता कि नहीं पहुंची? तो कहा दादाजी हमको एक चिट्ठी लिख के भेजे कि बेटा तुम्हारा भेजा न गाय पहुंची है, न साइकिल न खटिया। अब वो आदमी और गुस्सा गया, कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई, कौन रास्ते आई? तो लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने खटिया भेजी थी, चारपाई भेजी थी, साइकिल भेजी थी। दूसरा आदमी अपना झोला झक्कड़ लेके, जब तर्क आएगा, वैज्ञानिक चेतना आएगी, तो पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, विश्वविद्यालय जरूर भेजना। शिक्षा से ही उनको मुक्ति मिलेगी, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो आपका बच्चा मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा। शिक्षा मिलेगी तो चेतना मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो अधिकार जानेगा, शिक्षा मिलेगी तो अपना कर्तव्य जानेगा, शिक्षा मिलेगी तो धर्म बचाने के पहले अपना रोजगार बचाएगा, अपना स्कूल बचाएगा, अपना घर बचाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब वो 32 डिग्री लेकर के भारत लौटे थे, 4 पीएचडी की डिग्री थी, को फर्जी डिग्री उनका नारा, कुल ओरिजिनल डिग्री है। समझ गया कि ना? फर्जी डिग्री किसकी? तो जोर से समझा करिए, तो बताया करिए झोले वाले की। ये बढ़िया शैली है, नाम नहीं लेना है, समझदार को इशारे में बताना है। कहीं कि आजकल मुकदमा हो जाता, बिहारों में वो उनका प्रभाव जाता, कब पलट के हर सरकार बन जाएगी, कब पलट के वो हर कोनो पता है ना। एक बार ये करवट, एक बार वो करवट, करवटे करवट में पूरा कई पीढ़ी निकल जाए चाहती है। यहाँ भी लोग आपस में लड़ता। एगो कटिहार गला पिछली बार हो, वहां एगो दंगाई नेता कहता कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। बताओ भैया, हमने लड़ाई होता। हम यहां से कहना चाहते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में रहना होगा तो संविधान वाला बनकर रहना होगा, और किसी की बात यहां पर नहीं होगी। इस देश में अगर बात होगी तो केवल बाबा साहब के संविधान की बात होगी। हमारे लिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे देश में संविधान देश से चलेगा, और संविधान से जो छेड़खानी करेगा हम उसको बदलने की बात नहीं करेंगे। इसलिए वक्त बहुत हो गया है। मैं जाते जाते आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं, और गुजारिश केवल ये, पहला काम करिए, पाखंड और अंधविश्वास से बचिए। कुछ लोग अगर मंदिर जाते हैं तो जाने दीजिए, कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे तो नाराज हो जाएगा। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई, लेकिन उसको समझाइए, उसको बाबा साहब अम्बेडकर की किताब दीजिए, पढ़ने वाला अगर है तो उसको समझाइए कि कैसे आप समझदारी पैदा करो, अपने पुरखों के इतिहास को जानो। नौजवानों, अपने पुरखों के इतिहास को आप जानो, आप उस पर पढ़ाई करो, एकजुट रहो, और शिक्षा से ही देश बचेगा। शिक्षा बचाओ, और प्रोफेसर की डायरी जरूर पढ़ना। एक आदमी एक किताब लो, पैसा नहीं है किसी से मांग के लो। विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, किताब पढ़ो, और किताब इसलिए पढ़ो, प्रोफेसर की डायरी आपको बताएगी कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे बर्बाद की जा रही है। आज की तारीख में, आज अगर आपको डॉक्टर बनना तो 1 करोड़ रुपया फीस है। आपको पता है कि नहीं पता? तो गरीब घर में पैदा होगा तो आपका बच्चा तो डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। इन आईएएस बनने की फीस कई लाख रुपए है।
अगर दिल्ली में जाना है कोचिंग करने, बिना कोचिंग के ये बच्चे आईएएस बन सकते हैं क्या? बताओ यहाँ जोर से जितना नौजवान है, क्या सिवान में रहकर आईएएस बन सकता है कोई? अरे कोई अपवाद हो गया तो बात अलग है, पढ़ाई का माहौल नहीं रहेगा तो पढ़ाई होगी क्या? अरे दिल्ली छोड़ो, पटना जाकर यहाँ कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? पैसा ही नहीं है, खेत में मेहनत करते हैं तब तो शाम को चूल्हा जलता है। हमारी जेब में पैसा नहीं तो पढ़ाई नहीं, शिक्षा बर्बाद हो गई और उसको हमने बचाया नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो फिर अगली पीढ़ी को कैसे शिक्षा रोजगार का फायदा मिलेगा? पहला निवेदन, भूखे प्यासे रहकर शिक्षा जितनी बची है अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भेजिए, उधार मांग के भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाना हो तो उनको स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जरूर भेजिएगा। जोर से बोले, भेजेंगे कि नहीं? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? और यह ध्यान रखिए कि किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में अगर 1 रुपए की मदद कर पाए तो इससे बड़ी मानवता की सेवा दूसरी नहीं होगी। यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, दवाई, इस देश में अस्पतालों में दवाई नहीं है। समाजवादियों का ये बिहार है। एक जमाने में यह नारा लगा करता था अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ का, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। एक जमाने में नारा लगा करता था, क्योंकि लोग अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते थे तो उनको फेल कर देते थे। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा। समाजवाद का यही तकाजा। नौजवानों, तुम्हें यह नारा ही नहीं पता कितनी लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचा गया है। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। तो शिक्षा के लिए यहां आंदोलन हुआ करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बिहार की जमीन पर मैं अपने पुरखे को याद करता हूं, बाबू जगदेव प्रसाद ने और तमाम समाजवादियों ने उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़ाई, आपकी लड़ाई कहां जानी थी और कहां चली गई? सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, कामरेड लोगों का नारा लगा करता था। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जोर से बोलिए, तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब आपकी सारा समझ में आ गया। विधायक जी कुल बोले बदल ना कर ले, वही तो मान अपन काम करते हो, जीती जाइए। लेकिन बात विधायक की नहीं है, पटना से लेकर दिल्ली की कुर्सी पर उसको बैठाना जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों को रोजगार के लिए और जाति जनगणना और संविधान बचाने के लिए काम करे। और जो संविधान को बदलने की बात करे, रोज हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात करे, जाति को जाति से लड़ाने की बात करे, उनको कभी भी वोट मत देना। अपना नोट और अपना वोट बचा ले गए तो समझो बहुत कुछ बचा ले जाओगे। यही निवेदन मैं करने आपके बीच में आया और यही करके आपसे जा रहा हूं, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, हमें भी निकलना है, अभी झारखंड जाएंगे। लेकिन आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, बहुत पहले से विधायक जी के यहां से बुलाया जा रहा, हम आ नहीं पाए, इस बार आए। हमने किसी भी जाति के खिलाफ बोला क्या? किसी दूसरी जाति का नाम लिया क्या? नौजवानों, मेरी ये सलाह मानकर जाना, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात मत बोलना कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा करके आपको जेल में डाल दे, क्योंकि पता नहीं आपके समाज के लोग आपको बचाने भी आएंगे कि नहीं। बताओ सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ऐसी बात कोई मत लिखना जिससे कि कोई आपको फंसा दे और कोई आपको दंगे में फंसा दे। किसी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है क्या? क्या मुसलमानों ने इस देश में मंडल कमीशन का विरोध किया क्या? क्या इस देश में मुसलमानों ने आरक्षण के ऊपर चुटकुले बनाए क्या? क्या मुसलमानों ने कहा था कि ये तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते क्योंकि हम अछूत हो? क्या मुसलमानों ने कहा कि गले में मटका बांधकर घूमो? क्या मुसलमानों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण नहीं होने देंगे? क्या मुसलमानों ने लेटरल एंट्री लाया क्या? जोर से बोलिए। लेटरल एंट्री का मतलब समझते हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है सब, केवल बिना आरक्षण के। बाबा साहब का संविधान बचा के खत्म हो गया। मैं आपको कड़वा सवाल पूछ के जा रहा हूं, यहां संविधान का झाल बजाएंगे और लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी आज की तारीख में 96 है, 5 को एससी एसटी ओबीसी है कुल मिलाकर, और 95 कौन है? जरा पता लगाना आप। ये सबका भारत बना क्या? देश कौन चला रहा है? 100 अरबपतियों की सूची निकालो जिसके पास देश का पैसा का कब्जा है, उसमें एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी है क्या? आप हैं कहां? आपसे विश्वविद्यालयों में कुलपति 596 हैं, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के 36, 550 कुलपति किसके हैं? बताओ, कहने की जरूरत है क्या? सारा कब्जा किसका है? पिछले 10 साल में जुडिशरी में 88% केवल सवर्ण न्यायाधीश बनाए गए, 12% एससी एसटी ओबीसी। मीडिया में आपके कितने पत्रकार हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? प्रोफेसर कितने हैं? डॉक्टर कितने हैं? इंजीनियर कितने हैं? वकील कितने हैं? जमीन का मालिकाना हक कितना है? तो आप 90% हैं कहां? ये मैं आपसे कड़वा सवाल पूछकर जा रहा हूं, क्योंकि जैसे इस कार्यक्रम से आप जाएंगे, आप अहिर हो जाएंगे, आप कुर्मी कोई हो जाएंगे, आप जो है और कोई जाति का हो जाएंगे और दूसरी वाली जाति को अपने भाई नहीं समझेंगे। इसलिए हम बटे हुए हैं और भाषण में 90% मैं भी कहकर जा रहा हूं। लेकिन जब वोट देना होता है 90% एक जगह होते हैं क्या? जगदेव बाबू जिस बिरादरी से थे उस बिरादरी का सबसे ज्यादा वोट कहां जाता है? इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या? कर्पूरी ठाकुर की बिरादरी का वोट कहां जाता है? बताइए आज। और हमारे घर में हमें भाई को भाई से लड़ा दिया और हमारी सारी लोग जातियों में बढ़कर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरा अपील, मेरी गुजारिश, अगर मान सके तो मानिएगा, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। 2-4 बात बर्दाश्त करना सीखिए। और ओबीसी समाज के लोगों को मैं निवेदन करके जा रहा हूं, ओबीसी समाज में आने वाले किसान जातियों के लोगों, अगर तुम्हारी लाठी में दम है तो अपने से किसी कमजोर पर कभी लाठी मत उठाना जो तुमसे ताकतवर है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय करे तो अपनी लाठी लेकर उस अन्याय को रोकने के लिए खड़ा हो जाना, तब मानेंगे कि आपकी लाठी में दम है। बताओ, गलत कह रहा हूं कि सही? लेकिन हमें तो आपस में लड़ा दिया गया। दलित को दलित से लड़ा दो, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, और सब आपस में लड़ रहे हैं। तो बिल्लियां लड़ने लगी। एक बंदर आया और कहा कि तुम लोग नहीं बंटवारा कर पाओगे, हम लोग तुम्हारी रोटी का बंटवारा करेंगे। खाली ये सीसी है, एक तरफ ज्यादा रोटी रखी, एक तरफ कम, तो बंदरवा इधर से ज्यादा खा लिया तो इधर हो गई ज्यादा, इधर से ज्यादा खाया तो इधर ज्यादा हो गई। दोनों तरफ से खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और खड़े होकर बोला, देखो बिल्लियों, मैंने कितना अच्छा न्याय किया है, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये है न्याय, और तुम लोग जाओ। और दोनों बिल्लियां खुशी खुशी आ गई कि जितना हम भूखे नहीं तो पड़ोसी का नाम का खाई ले।
एक बार एक आदमी के बहुत तपस्या से खुश होकर भगवान आए। मैं चुटकुला सुना रहा हूं, इसका कोई रेफरेंस होता नहीं। भगवान ने कहा कि आशीर्वाद तुमको वर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि जितना तुमको मांगोगे उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो वो आदमिया क्या मांगला, सोचो जोर से बोला, क्या मांगला? 5 मिनट और लेंगे, 2-3 मिनट में और अपनी बात कह लूं। वो आदमिया कहा कि मोर एक अखिया फूट जाए ताकि पड़ोसिया कर। अरे भाई जो समझा वो चाहत तो कुछ और मांग ले कि हमारे वो घर बन जाए, भले पड़ोसी का दूगो बन जाए, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी का लड़ाई होती है। 90% मुकदमा तो 5 इंची जमीन बदे होता, और सब लोग यहाँ सब लड़ाई में तेज है। कभी उसका जमीन वो कब्जा कर लिया, कभी उसका जमीन, और रोज मार हो रही है, रोज मुकदमा हो रहा है। बच्चों को पढ़ाओगे कब? एक आदमी का नाक कट गए तो पूरा गांव के कहे न कटा आएगा। समझा था ना दोनों लोग? घरवा जाके दोनों लोग समझावे कोई कि कैसे हमने बुद्धि भ्रष्ट कर जाता। न कटा गए तो कल बड़ा बेइज्जती होती है। तो एक आदमी के बोले और कहले कि ऐसा है कि तू जानते कि हमारा नकिया कैसे कटल? कल ना कहला कि हमारा नकिया कटल ना, हमें के कटवैली है। ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, भगवान मिल गया हमको, इसलिए मैंने नाक कटवाई। तो दूसरा कहला अच्छा, तो कहे हाँ, कहे तू देखबे, कहे हाँ, कहे तू कटवा पड़ी, और कितना कन्विंस कैले कि होगा नाक कट गई। थोड़ी देर बाद ओकर दर्द और कम भल तो पूछले कि करे बाबू भगवान मिलल? तो कहला ना, तो कम मुंह के ना मिलल, लेकिन पहले मैं अकेले रहनो, अब हमने हो गई। चल अब तीसरे के खोजल जा। खेला समझ में आयल कि ना? अरे भैया ये कुल से बचा, अपने लड़कन के हाथे में कलम किताब दा, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और झगड़ा से बचा। काहे कि अपने मतिन जगह 2 मुकदमा में फंसल, तीसर के में तोके फंसा देता। और झगड़ा पे झगड़ा, 90% बहुजन हम कहते तो हैं कहां? कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं हम, कांवड़ धोने जा रहे हैं हम, धर्म में है हम, और अस्पताल में दवाई के लिए लाइन लगाए हम। जितना बेरोजगार नौजवान है उसमें 90% है हम, जितना बीमार लोग हैं इस देश में उसमें 90% है हम, और जो लोग कोई काम नहीं किए वो लोग देश चला रहे हैं। इसलिए आज अगर इस देश को जरूरत है तो जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए। और बिहार के लोगों को आपके यहाँ जाति जनगणना हुई, पूरे देश के लिए जो जाति जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस नारे को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है, तब जाकर के 90% को उनका हक मिलेगा। बताइए सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं जाते जाते आपसे निवेदन करने आया हूं। बहुत सारी बातें हुई, किसी के खिलाफ हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन अपने लोगों को जगाना है, अपने हक के लिए बोलो। और जितने लोग अपने को ताकतवर समझते हो, यादव जो है, मैं तो अपनी जाति का हूं इसलिए अपनी जाति की बात बताता हूं। यही भोजपुरी में कहावत के पुराने लोग बताइए, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे कटंगरी तोर, बतावा क्या कहावत बने लगा? बतावा क्या बने लगा? अहिरे की बुद्धि घुटना में। अब हम बोलो तो लोग कहें कि कानून जरूरत है, आप अहिरों का अपमान कर रहे हैं। आपका अपमान किया किसने? ये कभी आपने पहचाना क्या? किसी दलित ने ये कहावत बनाई थी क्या? किसी आपके अति पिछड़े समुदाय ने किसी अहिर को गाली दी क्या? किसी मुसलमान ने किसी जाति को गाली दी क्या? तो ये गाली देने वाला कौन था? चुटकुला बनाए भाई जाति बिरादरी का। और यहाँ जो ना, हम तो एक दिन बिहार में थे तो एक बुजुर्ग आदमी हमको 20 कहावत लिख के दिए जिसमें हर जाति के ऊपर चुटकुला और मजाक उड़ाया गया। दलित समाज में जातियां, उनके ऊपर तो गाली दी जाती है। कोर्ट में बकायदे कहना पड़ा कि अगर आप ये जाति बोलेंगे तो आपको मुकदमा हो जाएगा। हम ऐसा समझ बनाए थे और हमको बांट दिया गया। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अपनी लड़ाई को पहचानिए। आपसे निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा बचाइए। प्रोफेसर की डायरी ले आए हैं, वहां पर हमारे प्रकाशक ने भिजवाइए। जाते जाते अभी ये किताब खरीद कर ले जाइएगा। 2, 4, 5, 10 किताबें गांव में बंटवाइए, ताकि लोग जाने कि इस देश को बचाने की लड़ाई अगर कहीं लड़ाई जाएगी तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बचाने की लड़ाई होगी, अस्पताल बचाने की लड़ाई होगी, संविधान बचाने की लड़ाई होगी। बाबा साहब अम्बेडकर आज अगर होते तो क्या ये देखकर खुश हो रहे होते कि 90% लोग अपना संविधान नहीं बचा पा रहे? ईमानदारी से सोच के बताइए, जय भीम जोर से बोलने से ही काम हो जाएगा? नीला गमछा बांध करके घूमने से और संविधान बदलने की बात करने वाले दिल्ली में बैठे हुए और 90% हम हैं, तो राज किसका है? यही निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं। समझदार को इशारा काफी, राजनीतिक मंच नहीं है, वैचारिक मंच है। लेकिन जब सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है तो राजनीति को हम तय करें, इससे बड़ी बात और क्या होगी? राजनीति को मान्यवर कांशीराम गुरु किल्ली कहते थे ना, पुराने लोग जानते होंगे, गुरु किल्ली। और कॉमरेड लोगों का पूरी लड़ाई जल जगह जमीन की। कॉमरेड बैठे हुए, एक आखिरी बात याद आ गई है नौजवानों, तुमको बता रहा हूं, और विधायक जी बैठे होंगे तो इनसे पूछना। बिहार में डोला प्रथा होती थी, पुराने लोग जानते होंगे डोला प्रथा। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में कॉमरेड लोग सबसे आगे थे। और पता है डोला प्रथा क्या थी? आपके घर में शादी होगी तो आपकी बहू पहले आपके घर नहीं जाएगी। अब इससे आगे बोलने की जरूरत है क्या? बोलने की जरूरत है क्या? इसलिए समझदार आदमी इतने समझता है, मान सम्मान की लड़ाई किसने लड़ी है? मान सम्मान, बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की लड़ाई किसने लड़ी है? खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बराबर में बैठाया किसने? और आज अगर आपके हाथ से सब बिक गया तो फिर आगे 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? मैं केवल यही आपको छोड़ के जा रहा हूं। बिहार है इतना, यहां पर तो लड़ाई लड़ ले रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आकर देखिए, फर्जी मुकदमे में आप जेल में हैं, पत्रकार जेल में है, जो बोल रहा है वो मारा जा रहा है। गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी पंसारे गोली मार दी इनको तर्क और विवेक की बात करने के लिए। 25 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी क्या इसलिए याद करेगी कि कितना पेड़ छोड़ करके गए, कितना जमीन छोड़ के गए? नहीं साहब, 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां आपसे जब पूछेंगी कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो कहा, ये आखिरी वाक्य बोलकर विदा ले रहा हूं, उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि जंगल की आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं लगेगी। मुझे नौकरी से निकाला गया, मैं भी चाहता तो प्रोफेसर होता, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं 10,000 प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, किसी को कोई जन्म नहीं करता है, वाइस चांसलर को भी नहीं जानता है। और मैं जब यहां आता हूं तो इतने लोगों का प्रेम देखता हूं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। ये सम्मान इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा है अम्बेडकर, फूले पेरियार, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए। जब भी बात बिजनेस की आती है, 2 शब्द सुनते हो, व्यापारी और सीईओ। नौकरी के चक्कर में बिक गए होते तो आपके सामने आंख नहीं मिला पा रहे होते साहब। इसलिए हमने कहा, प्रोफेसर की डायरी में लिखा मैंने कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। हमने जी हजूरी उनसे नहीं सीखी, और इसलिए प्रोफेसर की डायरी को पढ़िएगा। मैं इसलिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं क्योंकि हमारे पहले भी बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी। जगदेव बाबू तो शहीद हो गए, हम तो जिंदा हैं, यहां खड़े हैं। बताओ जगदेव बाबू की लड़ाई बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? सब लूटा जा रहा है।
शिक्षा लूट गई, रोजगार लूट गया, आपकी कोई संपत्ति बची नहीं, धर्म के नाम पर दंगा हो रहा है। कहां है जगदेव बाबू के सपनों का भारत? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कॉमरेड ने कार्यक्रम किया कि जागरूकता फैलेगी कि बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की मूर्ति है, कभी कोई माला पहनाएगा, छोटा बच्चा जब इसकी गली से गुजरेगा, पहले के समय में मूर्ति लगी होती 25 साल पहले, तो आज मूर्ति लगती कल तोड़ दी जाती। बताओ सही कर रहा हूं कि गलत? लेकिन समाज में इतना बदलाव तो आया है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि मूर्ति छू दे, क्योंकि अगर मूर्ति छू दे तो अगले दिन फिर इस शहर को जाम कर देंगे बाबा साहब के मानने वाले लोग। इतना कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर गांव-गांव में पहुंच चुके हैं, इसलिए अब तो हिम्मत नहीं है इस मूर्ति को छू देने की। और जो काम इन्होंने किया है, छोटे छोटे बच्चे अगली बार जब सड़क से गुजरेंगे तो पूछेंगे कि ये क्या है, तो मां बाप अगर जागरूक होंगे तो बताएंगे कि ये वही है जिसने लड़ाई लड़ी, तो आज आपके घर में चूल्हा जलता है और सम्मान से हम जीवन जीते हैं। उस पुरखे का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसने बराबरी की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं बधाई देता हूं कॉमरेड को। और जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं कि जब उस चिड़िया से कहा कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं आग बुझेगी, एगो कार्यक्रम को भाषण से ना समाज बदले वाला, तो जो चिड़िया ने कहा वही कहते आपके विदा लूंगा। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस आग का इतिहास लगा जाएगा, तो मेरा